तो बच्चों आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मर है। और किसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर? सर एक बड़ा सा होता है और जिससे हमारे घर तक करंट आता है। करता क्या है ये? तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स द वोल्टेज, जो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। और कौन सी वोल्टेज को? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये ऐसा नहीं है, ये एसी को चेंज करता है। बस करता क्या है, उसकी मिनिमम लोअर वैल्यू को हाइयर में कन्वर्ट करता है और हाइयर को लोअर में कन्वर्ट करता है। दोनों तरह का वर्क करता है। लेकिन एक ही बात याद रखना, ट्रांसफॉर्मर केवल एसी के लिए यूज कर सकते हैं, डीसी में ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें सर्किट पढ़ाए थे अगर याद होगा, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर। तो रेजिस्टर में तो सबको आ गया होगा समझ में, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों में एक चीज पढ़ी थी हमने, क्या था? जब फॉर्मूला किया था एक्सएल इक्वल्स टू फॉर्मूला था ओमेगा एल, एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ध्यान से समझना बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई एफ एल और इसका था 1/2 पाई एफ सी। तो याद करो जब हमने ये किया था फ्रीक्वेंसी के लिए कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। रेजिस्टेंस, ये दोनों ही रेजिस्टेंस है एक तरह से। रेजिस्टेंस बोला नहीं जाता, काम इनका रेजिस्टेंस वाला ही है, लेकिन इनको बोला क्या जाएगा? क्या बोला जाएगा? डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे कांस्टेंट करंट फ्लो करते हैं, वहां पे करंट की वैल्यू फ्लक्चुएशन नहीं होता। ग्राफ हमें कैसी मिलती है? ये वाली। और एसी में कैसी थी? साइन कर्व इस तरह का था, है ना, वेव फॉर्म में थी। वेव का मतलब ही क्या होता है? जिसमें फ्लक्चुएशन रहे, वैल्यू कम ज्यादा हो, चेंज हो। फ्लक्चुएशन का मतलब चेंज, वेव का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंज हो, इस तरह से। तो अब याद करो, डीसी को लेके हम दोनों फॉर्मूले को देखेंगे। अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो एक्सएल क्या हो जाता है? 0। और अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो ये भी क्या हो जाता है? देखो, अगर इसमें 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होने देगा। कौन? कैपेसिटर। ये समझ लो बच्चों, अगर हम फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू को, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं ये वाली, अगर मैं डीसी मींस दोनों ही कैपेसिटर है और इंडक्टर है, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर में डीसी यूज करते हैं, पहले नंबर पर डीसी है, दूसरे पर एसी। अगर हम डीसी यूज करते हैं, दोनों में डीसी यूज किया तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 0। अब फॉर्मूले से देखो जरा, यहां पे रखा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस नेचर खत्म। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया, इसमें इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी 0 करने पर रेजिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, करंट तेजी से फ्लो करेगा। कैपेसिटर में अगर करेंगे तो कैपेसिटर में करने पर क्या होगा? चार्ज इसकी प्लेट के बीच आ जाएगा। चार्ज प्लेट के बीच आने पर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर में ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो यहां करंट फ्लो नहीं होने देगा, ये ब्लॉक हो गया, वहां पे करंट फ्लो होगा। लेकिन इंडक्शन में एक चीज और भी पड़ी है, ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब करंट में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, है ना। तो याद रखियो, क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ी हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो डीसी के लिए ये वर्क करता है, ये वर्क नहीं करता। चलिए बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है? लूप बनी होती है सोलेनोइड की तरह। मैं इसकी वर्किंग पे आ रहा हूं, क्या होता है किस तरह से, वो भी डिटेल में सारी बातें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक समरी टाइप में अभी बात कर रहे हैं। तो इंडक्टर वर्क करता है डीसी के लिए,
करंट तो फ्लो होगी, लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मर का क्या यूज है, वो इंड्यूस करेगा ईएमएफ को, लेकिन करेगा तब जब इसमें क्या होना चाहिए, चेंज। करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए था, इसमें वेरिएशन आना चाहिए था। तो इस वजह से ये वाला ग्राफ हमारे इसमें वर्क नहीं कर पाएगा, ये करेगा। हाँ, अलग बात है कि करंट मैक्सिमम मिलती है, इसमें करंट कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगी। तो करंट फ्लो कराने के लिए तो वायर लूप ठीक थी, लेकिन हमें कुछ और वर्क कराना है, इंड्यूस कराना था ईएमएफ को, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में आप क्या यूज करोगे, एसी। डीसी के लिए ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता, याद रखना ये बात, कई बार पूछ लिया जाता है। डज द ट्रांसफॉर्मर वर्क फॉर द डीसी? तो डीसी के लिए ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करेगा कभी भी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें इस तरह से लूप होती है। तो आपको सोलेनोइड में बताया था, दो टॉपिक कराए थे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहली बात, करता क्या है ट्रांसफॉर्मर का, आखिर किसको बोलते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट वोल्टेज एट हायर लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर से हायर में कन्वर्ट करता है, या लोअर से हायर में, या हायर से लोअर में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। प्रिंसिपल क्या होती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन से मतलब कि एक कॉइल जिसके अंदर हम करंट को फ्लो कराते हैं, एक दूसरी कॉइल, इसकी नेबर बोल सकते हो, इसके अंदर क्या होगा, इसका फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, सोलेनोइड में पढ़ा था, याद होगा, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से निकलती है वो बाहर भी जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप बोलने लगो सोलेनोइड ये है, और सोलेनोइड से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, जीरो। जब डेरिवेशन किया था, याद होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए, एसीएल चैप्टर नंबर 4 में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। तो इसके अगर पास में दो लूप, दो सोलेनोइड पास रख दिए जाएं, एक के अंदर चेंजिंग फ्लक्स हो और उसका फ्लक्स दूसरे से लिंक करता हो। लिंक करना मतलब कि एक टेबल फैन है और उस टेबल फैन को हम ऐसा रख दें कि उसकी हवा दूसरे फैन पर भी जाए, तो क्या होगा, वो फैन भी रोटेट होगा। अब थोड़ी देर के लिए जरा एक चीज समझो, अगर एक टेबल फैन दूसरा टेबल फैन पूरी तरह से, इसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, मींस जितनी हवा ये निकालता है अपने अंदर से, वो टोटल इसके अंदर से पास होती है, तो जितने राउंड इसने लिए उतने ये लेगा या नहीं लेगा? अगर दोनों का साइज इक्वल, सिमिलैरिटी है, फ्रिक्शन कुछ दोनों का इक्वल, तो ये लेगा। हाँ, बोल सकते हैं, कुछ के मन में आएगा कि सर कुछ हवा तो बाहर चली जाएगी जरूर, अगर बाहर जाएगी तो सीधी बात है ये उतने राउंड नहीं लेगा, एनर्जी लॉस होती है। तो ऐसा भी हमारे ट्रांसफॉर्मर में होता है कि दो कॉइल हैं, अगर इसका पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होगा फ्लक्स, तो क्या होगा, इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट होता है। कब? अगर इसका ईएमएफ, इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से लिंक है, तो इसमें भी एक वोल्टेज बनती है। अब ये बनने का ज्यादा बनती है, कम बनती है, वो क्या है, वो वर्किंग में समझ आ जाएगा ठीक से, इस तरह से क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं कि दो तरह का होता है। कब? मान के चलते हैं आपका ट्रांसफॉर्मर आता है पावर हाउस से करंट आता है, एसी है वो पहले वाले ट्रांसफॉर्मर में दो तरह की कॉइल होती है। अगर 3 वायर है तो उसमें 6 कॉइल होंगी, अगर 2 वायर आते हैं तो उसमें 4 होंगी। क्यों? क्योंकि पावर हाउस से 2 वायर आते हैं, मान के चलो 2 वायर आते हैं, तो एक वायर के लिए तो ये हो गया, दूसरे के लिए दूसरी कॉइल होगी। तो तुमने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर में आगे, कभी ट्रांसफॉर्मर के नीचे से निकले होगे, आगे की साइड 3 इस तरह से खुंटियां होती हैं, रोड होती हैं, पतली सी वायर लगी होती है, तीनों से अंदर करंट जाती है उसके अंदर,
और इसी तरह से कोयल बनी होती है, और फिर पीछे भी 3 वायर निकलते हैं। कई बार सुना होगा कि 4 निकलते हैं। वो चौथा किस तरह से, वो एक न्यूट्रल होता है कि कुछ लीकेज भी तो होता है। ऐसे समझो उस चौथे को कि थोड़ा बहुत करंट, हवाई करंट, जैसे बोलते हैं कि फ्लक्स थोड़ा बहुत बन जाता है ना, लिंक, क्योंकि चौथी भी वो थोड़ा उसके रास्ते से होके चला जाता है, जिसको अर्थिंग भी करते हैं नीचे। तो इस तरह से 3 आते हैं ट्रांसफॉर्मर में, 3 आते हैं और तीनों को बाहर निकाल के जाते हैं। तो ये इनपुट बोला जाता है, और जो हमें मिलेगी यहाँ पे उसको बोला जाएगा आउटपुट। क्या बोलेंगे? आउटपुट। ठीक। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? इट कन्वर्ट द वोल्टेज, हाइयर वोल्टेज इनटू लोअर एंड लोअर वोल्टेज इनटू हाइयर, दोनों तरह से वर्क करता है। जब ट्रांसफॉर्मर लोअर से हाई में कन्वर्ट करता है तो उसे बोला जाता है स्टेप अप। समझ आ गया होगा स्टेप अप से ही कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। और जब ट्रांसफॉर्मर लो, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपकी गली में, आपके आसपास कहीं पर आप ट्रांसफॉर्मर देखा होगा तो वो ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्यों? उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर वोल्टेज आती है 33,000 वोल्टेज आती है, और निकालता कितना है? 11,000। हालांकि इसमें भी वेरिएशन हो सकता है। अगर एग्जैक्ट हम मीटर लगाएं, वोल्ट मीटर लगाएं, एसी वोल्ट मीटर, ये एक बात याद रखना, वोल्ट मीटर भी 2 तरह के होते हैं, एसी और डीसी से चलने वाले अलग। डीसी वाले तो तुम लैब में देखा है, प्रैक्टिकल करते हो। यहाँ पे हमारे जो लैब में है वो सारे डीसी वोल्ट मीटर है, लेकिन एसी वाला अलग होता है। एसी, अगर डीसी वाले को हम एसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी निडिल एक ही जगह रुक जाती है, वो आगे मूव नहीं करती। उसका रीजन बता चुका हूं क्यों रुक जाती है, क्योंकि एवरेज करंट 0 होती है। एवरेज करंट 0 मतलब आधा राउंड ऐसे क्लॉकवाइज तो आधा राउंड एंटी क्लॉकवाइज। तो डीसी वोल्ट मीटर कभी भी रीडिंग नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसमें वोल्टेज 0 रहेगी, एवरेज 0 रहता है। बताया भी था एवरेज करंट क्या होती है। एवरेज करंट ऑफ एसी क्वांटिटी ऑफ चार्ज को ऑब्जर्व करते थे किसी टाइम में, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या था, जिसमें हम उसका हीटिंग इफेक्ट देखते थे। तो दोनों में वेरिएशन था। और अगर चार्ज को लेके बात करोगे तो चार्ज तो क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज, टोटल कितना मिलने वाला है एक पर साइकिल? 0। लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? उसमें कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और उसको लेके हम अपनी करंट की वैल्यू निकालते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं। अगर एसी को मेजर करने के लिए घर में वोल्ट मीटर लगा है तो वो एसी वाला है, और वो कौन सी करंट उसमें फ्लो होगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए, वो आपने किया। तो पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो को हाई में। अगर इंक्रीज करता है वोल्टेज, इफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द वोल्टेज इट इज कॉल्ड स्टेप अप, इफ इट डिक्रीजेस द वोल्टेज इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन। तो 2 नाम 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं? It is an electronic device which converts the higher voltage into lower and lower into higher. प्रिंसिपल क्या होती है? It works on the mutual induction. It works on mutual इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। ये भी क्लियर हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन से समझ आ गया होगा जिन्होंने चैप्टर 6 अच्छे से किया है। नहीं किया तो वीडियो देख सकते हो। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? 1 कॉइल में फ्लक्स को चेंज किया जाता है। फ्लक्स चेंज करने के कई सारे मेथड बता चुका हूं। क्या? हालांकि ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर में ही रहेंगे। फर्स्ट कॉइल रखी है और यहाँ पे एसी, अगर एसी इसके अंदर से फ्लो होता है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में वेरिएशन होगा।
और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में वेरिएशन है इसी से, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं, इसी के पास में दूसरा रखते हैं, दूसरी कोई, और इसको अपने यूज में लेंगे। अब क्या होगा, इससे सर क्या आवाज कर रहे थे? हाँ। तो हेलो, इससे जो फ्लक्स पास होगी, अगर ये कांस्टेंट फ्लक्स होगी, कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहेगा, तो इसमें कोई वेरिएशन जब नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फैराडे वाली ये बात याद रखना, चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए। चेंज इन फ्लक्स होगा तो इसमें भी कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। अगर ये अब डिपेंड करता है कि आप बना किस तरह से रहे हो, ज्यादा निकालना है या कम निकालना है। अगर आपको ज्यादा निकालना है तो क्या होगा, स्टेप अप, कम निकालना है तो स्टेप डाउन। अब बनाते किस तरह से वो समझना है, उसकी स्ट्रक्चर को समझना है, कंस्ट्रक्शन को। तो याद रखना, प्रिंसिपल वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। फर्स्ट स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। इस तरह से हमें बनाना। स्टेप अप किस में क्या खास बात होती है और स्टेप डाउन में, अब उस पर बात करते हैं। तो समझ आ गया, इसमें भी ये दो तरह का होता है बेटा। स्टेप अप स्टेप डाउन तो वैल्यू के अकॉर्डिंग, वोल्टेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने नाम रखा हुआ है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हुए भी दो तरह के होते हैं। एक सेल टाइप का होता है, कोर टाइप का होता है। कोर टाइप का तो ये तुम्हारे सामने बना हुआ है। कोर में क्या होता है, दोनों सोलेनोइड को अलग अलग रखा जाता है जैसे रखे हुए हैं। लेकिन सेल टाइप में क्या होगा, सेल में ये होता है कि एक सोलेनोइड कम रेडियस वाला और दूसरी लूप को भी, हालांकि ये अच्छा होता है, उसके कंपेयर में ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, इसको कौन सा बोलेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग नाम है उनके, इनकी डिजाइन के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। हम स्टेप अप को भी दोनों तरह से बना सकते हैं, स्टेप डाउन को भी दोनों तरह से बना सकते हैं, उस पर अभी आएंगे। लेकिन इसके अलावा इनके डिजाइन के अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं। ये है हमारा कोर टाइप, कोर, और दूसरा आप जो बनाने वाला हूं ये है हमारा सेल टाइप। कोर और सेल में क्या डिफरेंस होता है वो समझना है। कोर के अंदर हमारा फ्लक्स का लीकेज होता है। फ्लक्स का लीकेज मतलब, फ्लक्स लीक का मतलब, देखो पानी ट्यूब के अंदर से आप फ्लो करते हो, लेकिन आप देखो कहीं पे होल हो जाए तो क्या होता है, वहां से पानी निकलने लगता है, जिसको बोलते हैं लीकेज ऑफ वाटर। इसी तरह से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है इस लूप के अंदर से, फर्स्ट इसमें दो कॉइल है, जिसमें इनपुट आती है उसे बोलते हैं प्राइमरी, इसको प्राइमरी, जिससे हम, जिस लूप से, जिस सोलेनोइड से, है ना, जिस कॉइल से इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी, और जिससे आउटपुट निकलती है, आउटपुट, ये इनपुट, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। और दूसरा हम क्या बनाते हैं, सेल टाइप। वैल्यू के अकॉर्डिंग, वोल्टेज कम ज्यादा करने के अकॉर्डिंग उनके नाम स्टेप अप स्टेप डाउन है, लेकिन उनकी डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इनको कोर में दोनों सोलेनोइड अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। लेकिन सेल टाइप में सेपरेट नहीं होते, बल्कि क्या होता है, वन कॉइल इज रैप्ड ओवर द अनदर। इस तरह से एक ये हो गया, और इसको सपोज हमने बोल दिया है प्राइमरी। प्राइमरी को हमेशा छोटा बनाते हैं, छोटी रेडियस का बनाते हैं। क्यों छोटी रेडियस क्यों बनाते हैं, कुछ बच्चों को समझ आ गई होगी ये बात। ये हमारी प्राइमरी और ये सेकेंडरी।
इस ट्रांसफॉर्मर से हमें एक बेनिफिट होता है, एक एडवांटेज ये होती है, याद रखो मैंने ये रखा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो देखो कुछ फील्ड लाइन हमारी ऐसे ही खराब जाती है, वेस्ट जाती है। क्यों जाती है वेस्ट? जो इसके अंदर से पास ही नहीं होती। मैंने बोला ना लिंक करना चाहिए, लिंक करेगी और दूसरा फिर चेंज होना चाहिए, लिंक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, तब ये ईएमएफ जनरेट करता है। अब अगर लिंक ही नहीं होगी तो चेंज होने की तो बात ही नहीं उठती, है ना। तो इसमें कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाता है। मैंने बोला ना वाटर जैसे लीक करता है, ऐसे हम फ्लक्स को भी क्या बोलते थे, लीक कर जाता है, बाहर निकलती है, वेस्ट जाती है, हमारी लॉस होती है। लेकिन इस तरह के में वेस्ट नहीं होता। क्यों? प्राइमरी अंदर है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जाएंगी उतनी ही सेकेंडरी के अंदर से भी जाएंगी। समझ आ गया होगा ना ये बात? जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट के अंदर से पास होती है उतनी ही सेकेंडरी के अंदर से पास होती है। तो इस कंडीशन में हमारा टोटल फ्लक्स मोस्टली इसके अंदर से जाता है, उसमें बहुत सारा फ्लक्स बेकार चला जाता है, जिसको लीकेज बोलते हैं। इसमें लीकेज नहीं होता, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं, सेल, उस तरह को बोलते हैं कोर टाइप। अब बात करते हैं जो मेन है हमारी स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो आखिर क्या है। याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखो इस बात को हम वाटर के लिए ट्यूब से समझते हैं। हमारे पास एक बड़ा पाइप होता है, इससे पहले एक बात और तुम्हें याद दिला देता हूं। अगर किसी वायर से ज्यादा करंट, जैसे याद होगा सेल से ज्यादा करंट लेते थे तो क्या होता था, उसका ईएमएफ डाउन हो जाता था। करंट ज्यादा लेना मतलब ईएमएफ को डाउन करना। और करंट ज्यादा कब लिया जा सकता है, जब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अब जरा सोचो, अगर हम प्राइमरी कोयल को हम मोटी वायर का बनाते हैं। हमारे पास ये प्राइमरी कोयल, हमारे पास ये प्राइमरी कोयल ऑफ थिकर वायर इस तरह, और सेकेंडरी कोयल थिनर वायर वी टेक एंड नंबर ऑफ टर्न लार्जर देन प्राइमरी। इस तरह ये पतली वायर है, ये मोटी वायर है। प्राइमरी को हमने पतला लिया है, सॉरी मोटा लिया है, ये बोल रहे हैं प्राइमरी। और इसको क्या बोला है, सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमने थोड़ा सा पता नहीं, देखो जरा इस तरह ये थिकर वायर की है और यहां पर हमने थिनर वायर की को लिया है और नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा लेते हैं। अब जरा एक चीज सोचो बेटा कि मान के चलते ही पतली मोटी वायर है, इसके अंदर वाटर फ्लो करते हैं और आगे जाके इसको पतला कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जो एनर्जी यहां पर है, एक फ्लो है वाटर का, उसमें एनर्जी है, आगे जाके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी थोड़ा सा। जैसे ही हम उसके मुंह को दबाते हैं, एंड को दबाएंगे, उसी तरह से याद रखना कि ये प्राइमरी और प्राइमरी के अंदर सपोज कुछ वोल्टेज है, सेकेंडरी के अंदर उतना ही फ्लक्स, क्योंकि सेकेंडरी से भी उतना ही फ्लक्स अटैच है, लिंक करता है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगी और इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगी अगर सर्किट कंप्लीट है तो।
ठीक है। अब होता क्या है कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में उतना ही सेकेंडरी से लिंक है, और सेकेंडरी से हमें क्या मिलने लगेगी, वोल्टेज मिलने लगेगी। अब जरा सोचो एक चीज थोड़ी देर के लिए कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न N1, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न N1 और वहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न N2 है ना। तो EMF E1 इक्वल्स टू माइनस N1 d∅1, या मैंने दोनों में d∅ कंसीडर करता हूं कि आइडियल कंसीडर कर देता हूं कि कोई लॉस नहीं होता, d∅/dt, और इतना ही सेकंड में माइनस N2 d∅/dt। दोनों को डिवाइड करते हैं, E1/E2 इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल N1/N2। जरा थोड़ी देर के लिए समझना, अगर प्राइमरी फर्स्ट में मोटी वायर है ना, वोल्टेज कुछ रही होगी, सेकंड को हमने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, थिकनेस भी कम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा इसका, और अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम होगी, उसमें फ्लोइंग करंट कम होगी, और करंट कम हो जाती है तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। अभी बताया था, तुम्हें समझाया था कि बैटरी से जब हम सेल से हमने पढ़ा था करंट ज्यादा लेते थे तो उसका ईएमएफ डाउन हो जाता था, करंट बिल्कुल नहीं लेते तो ईएमएफ मैक्सिमम रहता था। उसी तरह से इसकी एनर्जी को हमने क्या किया, रोक के रखा है, एकदम से नहीं लेते सेकेंडरी में, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके लोगे तो क्या होगा, E2 की वैल्यू ज्यादा आएगी E1 से। अब अगर हम बात करते हैं E2/E1 इक्वल्स टू N2/N1, और इसको बोलते हैं, इनके रेशो को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। रेशो को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अगर N2 ज्यादा है N1 से तो हमेशा वोल्टेज ज्यादा होगी। तो ये किसकी कंस्ट्रक्शन है बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। इसका उल्टा बात करें, उल्टे से मतलब मैंने प्राइमरी उधर बोल दूं, लेकिन हाँ अंदर वाली जो लेंगे प्राइमरी लेंगे, तो इसका उल्टा अगर कर देते हैं उस केस में। अच्छा, एक चीज और याद रखना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमेशा इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप हमेशा 1 से ज्यादा होगी। दूसरा आता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होगा, E2/E1 लेस देन इक्वल्स टू N2/N1, और ये लेस देन होगा 1 से। तो ये स्टेप डाउन के लिए है, और स्टेप डाउन की जो डायग्राम होगा वो कैसे रहेगा, बस जल्दी से खत्म करते हैं इसको। इसमें पहले वाली जो हमारी रहेगी प्राइमरी, वो इस तरह से नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होंगी और थिकर वायर की होगी, इस तरह से। स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती है सेकेंडरी में, इसमें सेकेंडरी में कम होती है। थिनर होता है, ये थिकर होता है। तो मैं समझता हूं सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसका ये प्रिंसिपल है, वर्किंग है कि वर्किंग में इस तरह से, इसमें 1 से ज्यादा, इसमें 1 से कम। अब कंसीडर करते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से आइडियल है, तो आइडियल होने पे क्या होगा, दोनों की पावर इक्वल आ जाती है, और पावर इक्वल होगी तो क्या होगा, फर्स्ट प्राइमरी इक्वल्स टू सेकेंडरी। तो फॉर्मूला क्या होता है, VI, V का मतलब EMF, और ये I1, ये E2 I2। तो E1/E2, या ये बोले E2/E1 क्या आ जाएगा, E2/E1 I1/I2, और ये किसके इक्वल था, V2/V1 अगर हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, या किसके इक्वल था, N2/N1। ये फॉर्मूला होता है, और इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। लिख लेना बच्चे इसको भी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इसके अलावा कुछ लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, जैसे फ्लक्स लीकेज बता चुका हूं, कॉपर लॉसेस,
हीट लॉसेस, हीट भी वेस्ट जाती है, मीन्स ये कि जो हमारी एनर्जी थी वो अलग अलग फॉर्म में लॉस होती है। हमिंग लॉस बोलते हैं, तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पास से जाते हो, ये तो घर में भी देखा होगा, घर में जो घर का स्टेबलाइजर है या इन्वर्टर है उसमें कुछ आवाज आती है, ऐसे करता रहता है ना, तो उसे कहते हैं हमिंग लॉस, जो साउंड में जाती है। मीन्स हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें यूज कर जा रहा है, लॉस हो रहा है हमिंग लॉस में, साउंड में। कॉपर लॉस बोला एडी करंट की फॉर्म में, है ना, लैमिना लगा के उसको रिमूव करते हैं। फ्लक्स लीकेज बता चुका हूं। तो कई तरह के लीकेज हैं जो हमें पढ़ना है। इसके बाद इसमें आता है एडवांटेज डीसी से, किस तरह से इसकी एसी की एडवांटेज होती है। तो देखो एसी को हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं, काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक, लेकिन डीसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें ज्यादा वैल्यू की करंट को लेके जाना है, ज्यादा एनर्जी को, तो हमें क्या करना होगा, एक बड़ी वायर को लगाना होगा। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज, वो सारे आप देख लेना। कुछ टॉपिक अगर नहीं समझ आते तो उसको पूछ लेना, बाकी हम क्लास अब बंद करते हैं। ठीक है बेटा।